बनाएंगे एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी भूलने लगता है, भूलने की बीमारी। आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी को ओल्ड एज में, खास करके 65 साल से 70 साल के लोगों में क्या होता है कि याददाश्त कमजोर होने लगता है। वे अपना सामान कहाँ रखते हैं उनको मालूम नहीं होता है। कभी कभी तो स्थिति इतना विकट हो जाती है कि आदमी अपने घर परिवार का नाम, अपना घर, अपना पता, अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। तो हम लोग आज उस बीमारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी को नहीं समझ पाते हैं कि यह बीमारी रियल में है क्या और इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे एल्जाइमर्स डिजीज की। एल्जाइमर डिजीज का हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं भूलने की बीमारी, जो खासकर 60 से 65 साल से ऊपर के लोगों को इफेक्ट करती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एल्जाइमर डिजीज के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन सा इफेक्ट है जो इसको प्रभावित करता है, इसका मेन सिम्टम कैसे पहचानेंगे। देखिए, सिम्टम पहचानना इसलिए जरूरी है, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पैरा मेडिकल से मेडिकल से रिलेटेड जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में ऐसे भी लोग जो समाज में बीमारी को नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है घटना, तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाता है और एक खतरनाक रूप ले लेता है। इसलिए हम लोग आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कई तरह के होते हैं। आप लोग उसको फिजिकली रूप से मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, या फिर आप जानकारी देकर समाज को भी बदल सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मेरा आज का जो वीडियो है वह एल्जाइमर डिजीज के बारे में है कि इस तरह के पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं और बहुत सारे पेशेंट तो मिसमैच हो जाते हैं, मतलब कि सही जानकारी के अभाव में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे घर का लोग उसका रख रखाव ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो वे कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि वो आदमी मिसमैच हो जाता है, भूल जाता है, और परिवार के सदस्य के लोग खोजते रह जाते हैं कि कहाँ चले गए। उनका फोटोग्राफ लोग देखेंगे बहुत सारे स्टेशनों पर लगा रहता है कि गुमशुदा व्यक्ति की ऐसे ऐसे हुआ 50 चीज़। तो हम लोग टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको मेन सिम्टम बताना है, लक्षण बताना है, कारण बताना है, बचाव बताना है एल्जाइमर डिजीज का। एल्जाइमर डिजीज जो होता है, मतलब देखिए, इसे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। हमारा ब्रेन जो है अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नर्व, मतलब कि ब्रेन का सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। और एल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में क्या होता है कि ब्रेन का जो न्यूरॉन है, ब्रेन का जो बनावट है, वह श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, जिससे ब्रेन की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके चलते ब्रेन का उसका इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि सारे लोग बोलते हैं कि हमको किस तरह होना चाहिए। कोई भी आदमी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देता है, यानी कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारा जिम करता है, बॉडी को बनाता है। उसके बाद आपको बहुत सारे लोग बीमारी से बचने के लिए, हार्ट के लिए, हार्ट का सुरक्षा करने के लिए हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन मैं आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हार्ट से के अलावा, फिजिकल एक्टिविटी के अलावा भी आपको एक चीज़ का सर्वोत्तम ध्यान रखना जरूरी है, और वह है आपका ब्रेन। क्योंकि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। आप लोग जानते हैं कि यदि आपका ब्रेन सही तरीके से काम करेगा तो आपके बोलने के, सोचने का, समझने का शक्ति जो है मजबूत रहेगा, आपको डिसीजन लेने का शक्ति मजबूत रहेगा, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। सारे को गाइड क्या करता है? ब्रेन करता है। लेकिन यह जो बीमारी है एल्जाइमर डिजीज, इसमें ब्रेन ही इफेक्ट होता है। इसलिए हमको सबसे पहले प्रयास करना है कि हमारा जो ब्रेन है वह स्वस्थ हो, और इस दिशा में क्या काम करना है। ब्रेन स्वस्थ कैसे रहेगा? ब्रेन को स्वस्थ करने के लिए आपको क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। यदि कोई आदमी रिटायर हो गया है, ऐसे मानते हैं काम से रिटायर हो गए हैं, 60-65 साल के बाद रिटायर हो जाता है, जनरली यह बीमारी 60-65 साल के बाद में होता है, तो वे अपने काम से रिटायर हो जाए लेकिन ब्रेन को रिटायर नहीं होने दें। इसके लिए क्या करें? फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। आप जॉगिंग कीजिए, मतलब कि आप क्लब ज्वाइन कीजिए, लाफिंग क्लब ज्वाइन कीजिए, रोटरी क्लब ज्वाइन कीजिए, कल्चरल एक्टिविटी में, सामाजिक मतलब जो होता है एक्टिविटी में शामिल होइए, समाज के लोगों से मिल के रहिए, अपने एज के लोगों से मिल के रहिए, परिवार के रिलेशन के लोगों से मिल के रहिए। आपने एक्टिविटी, मतलब कि एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों में बीमारी कम देखा गया है, क्योंकि गांव के लोग क्या होता है कि जगह जगह मिल के बात करते रहते हैं। हर उम्र के लोग अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे बीमारी यह एल्जाइमर डिजीज है वह नहीं होता है। लेकिन शहर में क्या है कि वह एक बंद कमरा में रहता है, और जो उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनके बेटे या फिर जो काम करते हैं, वे उनको घर से निकलने नहीं देते हैं। घर से निकलने का चांस कम मिलता है, भाग दौड़ की जिंदगी होता है शहर में।
तो वैसे में जो रिटायर होने के बाद क्या होता है कि उनको डिप्रेशन और बहुत सारे कॉज के चलते क्या होता है कि उनका मानसिक दबाव पड़ता है और वह एल्जाइमर्स रोगों के शिकार हो सकते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस किस बीमारी में एल्जाइमर्स का खतरा बढ़ जाता है। अब हम लोग एक चीज़ स्टार्ट करते हैं कि एल्जाइमर डिजीज़ जो है वह भूलने की बीमारी है और इसको हिंदी में हम लोग भूलने की बीमारी बोलते हैं। फंक्शन को धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि ब्रेन के नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स है, जो छोटी कोशिकाएं हैं उसको क्षतिग्रस्त कर देती है और उसके चलते क्या होता है कि ब्रेन धीरे धीरे क्या करता है, ब्रेन सोचने का समझने का शक्ति धीरे धीरे आदमी का कम हो जाता है। जैसे मानते हैं कि हम अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जब ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज होंगी, जब एल्जाइमर डिजीज का शिकार होंगे तो यह सब एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, यह सब काम करने में हमको असमर्थता दिखाई देगी। यदि कोई हाउस वाइफ है, कोई खाना बनाती है तो वो अच्छा से खाना भी नहीं बना सकती है इस रोग के रोगी में। तो सबसे पहले उसका सारा डेली जीवन पे प्रभाव, यहाँ तक कि एल्जाइमर डिजीज के रोगी अपने आप अपने दैनिक जीवन का काम जो जैसे ब्रश करना, नहाना, अपना केयर करना, अपना खाना, अपना वाश करना, मतलब कि कपड़ा वगैरह, ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, बात करने की शक्ति, यहाँ तक कि इतना आगे जाके बीमारी विकराल रूप लेता है कि आदमी जो जिस एल्जाइमर डिजीज से जो रिलेटेड बीमारी है वो अपने परिवार के लोगों को ही नहीं पहचान पाता है। वह पहले क्या कहता था, किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, कौन सा काम करता था, उसके परिवार में कितने मेंबर्स है, घर कहाँ है, कौन कौन जगह वहाँ वह जानता है, वह कुछ नहीं याद करता है, सारा चीज़ वह भूल जाता है। जनरली यह ओल्ड एज का बीमारी है, जनरली 65 साल से ऊपर के लोगों में होता है। पहले क्या था कि मृत्यु दर कम, 65 साल से ऊपर का मृत्यु दर ज़्यादा था क्योंकि उसमें बीमारियों पर हम बहुत सारी बीमारियों पर हमने लगाम नहीं, रिसर्च नहीं हुआ था, लगाम नहीं लगाया था। आजकल के लोग 65, 70, 75, 80 जीते हैं। तो यह बीमारी 60 साल के 65 साल के बाद ही होता है। इस बीमारी का कोई आज तक इलाज नहीं है। भारत सरकार विश्व के द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया गया इसके रिसर्च के लिए और लगातार रिसर्च होते रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। आप इस बीमारी को शुरुआती अवस्था को पहचान करके क्या हो सकती है, इसको 10, 15, 12 साल, 15 साल इसके मेन सिम्टम जो सीरियस सिम्टम्स है उसको आने में आप रोक सकते हैं, लेकिन आप इसको परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हैं। बुजुर्गों का देखभाल बहुत जरूरी है। माता पिता हमारे या हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वह हमारे समाज का अभिन्न अंग है, हमको परवरिश करके हमको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं, तो उनका सेवा सत्कार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो बहुत सारे लोग बीमारी को नहीं पहचान पाते हैं, जिससे क्या होता है कि वे उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर पाते हैं। लोग कहता है कि बूढ़ा में सठिया गया है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, या है वह है, कुछ नहीं याद रहता, उसको उल्टे डांटते हैं लोग, बहुत तरह का मिसबिहेव करते हैं। अब देखिए, जिनको एल्जाइमर डिजीज है, जिनको याददाश्त का कमी हो गया, जिनको सीवियर रूप में कन्वर्ट हो गया, जिनको बोलने पहचानने की शक्ति खत्म हो गया, या उन परिवार के लिए विशेषकर संकट हो जाता है जिस परिवार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं, तो वो क्या होता है कि उनका काम डिस्टर्ब होता है क्योंकि उनको केयर करने के लिए आदमी अपना दैनिक जीवन का जो काम है, जो दैनिक रूटीन है, उसको भी करने के लिए वह एबल नहीं हो पाते। उनको भी सपोर्ट कर, बिना सपोर्ट के ना खा पाएंगे, न चल पाएंगे, न कपड़ा पहन पाएंगे, ना आप छोड़ दीजिएगा, गेट खुला छोड़ दीजिएगा तो कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, किसी के पास कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे और उसका कोई खोजने वाला, कोई माई बाप नहीं रहेगा। तो यह सब चीज़ को समझना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक लोग एल्जाइमर डिजीज के जो केसेस डिनोट किए गए हैं, 2020 में रिसर्च हुआ था, उसमें 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्रति वर्ष नया केस जो होता है आपको एल्जाइमर डिजीज का देखने को मिला है। इसका कोई इलाज नहीं है। आप अच्छे शुरुआती अवस्था को पहचान करके अच्छे खान पान, अच्छे रहन से उस बीमारी को 10-15 साल टाल सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं कि सीरियस कंडीशन में डेवलप नहीं हो, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इतना ही मिल जाता है कि 60 साल की बीमारी डिटेक्ट हो और उसको खींचकर हम 80 साल तक सीरियस रूप में कन्वर्ट होने से रोक दें, तो इसी पीरियड का काम जो होता है, मेन काम होता है, उससे पेशेंट को जो होता है स्लो, मतलब कि बढ़ने वाला स्पीड हम लोग कर दें। तो आप लोग यही समझ लें कि सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमको ब्रेन को यंग रखना पड़ेगा। हम बूढ़े हो जाए, हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए, हमारा हार्ट बूढ़ा हो जाए, हम रिटायर हो जाए, लेकिन ब्रेन को रिटायर नहीं होने देना है, ब्रेन को जवान रखना है। तब ब्रेन को जवान कैसे रखिएगा, तो फिजिकल एक्टिविटी से, खान पान से, अपने दिनचर्या से, अपने योग प्राणायाम से, अनुलोम विलोम, कपालभाति, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वॉकिंग जॉगिंग कीजिए। खाने में हम बताएंगे कि खाने में क्या क्या सेवन करना है जो ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करेगा। स्ट्रेस से दूर रहना है, इसका हम लोग प्रयास करेंगे।
तब जाके हम लोग क्या सकते हैं, ब्रेन को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ फैमिली सपोर्ट का भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन इस एल्जाइमर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसमें फैमिलियर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के लोगों को समझना पड़ेगा, ये बीमारी को डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए एल्जाइमर डिजीज़ में मतलब क्या होता है, क्यों होता है, इसमें मेन क्या होता है कि जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है, जो ब्रेन का नर्व होता है, नॉर्मल ब्रेन के तुलना में जो एल्जाइमर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन में होता है इमिलाइड बीटा और टाउन प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते वहाँ का ब्रेन का जो नर्व है, जो ब्रेन को पोषण तत्व तो प्रदान करता है, वो क्या होता है, श्रिंक होने लगता है, वह सिकुड़ने लगता है और काम करना बंद कर देता है या डेड होने लगता है, और डेड होने के बाद वह नया जनरेट नहीं हो पाता है। अब इसका काम क्या है, किस एल्जाइमर डिजीज क्यों हो सकता है, किसको हो सकता है, किस कारण से हो सकता है। यदि कोई आदमी पूरा नींद नहीं ले रहा है, जैसे आजकल भागदौड़ का जिंदगी है, जब यंग एज में है, जब जॉब के पीरियड में हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, लगातार काम के पीछे दौड़ रहे हैं, काम को ही प्राथमिकता दिए हैं, अपना सब चीज़ भूल चुके हैं, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, नींद, सारा शौक ऐश आराम, पूरा टेंशन में 24 घंटा हमको ये करना है, हमको आगे ये करना है, हमको ये चीज़ पाना है, ये चीज़ पाना है। तो पर्याप्त नींद का नहीं होना, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। तनाव, जो स्वस्थ आदमी है, यंग आदमी है, जो दिखाई दे रहा है, वही जरूरी नहीं है कि वह तनाव में नहीं है, तनाव में है, वर्कलोड है, उसको पारिवारिक दायित्व है, फैमिली दायित्व है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, बच्चा सब की पढ़ाई के लेकर चिंता है, तो बहुत सारा स्ट्रेस का कारण हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना है। विटामिन B12 की और विटामिन डी डिफिशियंसी, यदि किसी को विटामिन B12 की कमी है और विटामिन डी का कमी लगातार रह रहा है, आजकल देख रहे हैं कि लोग सूर्य की रोशनी में नहीं निकलता है, जिससे विटामिन डी का कमी हो जाता है। पोल्ट्री फार्म बन के रहिएगा, पोल्ट्री फार्म का मुर्गा, देसीला मुर्गा स्वतंत्र रूप से खाएगा, पिएगा, सब काम करेगा, इंजॉय करेगा, खूब खेलेगा, खूब कूदेगा, सारा काम खूब मस्ती से करेगा, जैसे गांव का लोग करता है। अब विदेशीला मुर्गा मतलब जो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है, वो एक ही वो कैंपस में रहेगा, और जो चलानी दाना है उसको खाएगा, एक्टिविटी कम नहीं करेगा, अपना देह फुलाएगा, 2-4 महीना में मर जाएगा। वही हाल है। शरीर को नेचुरल में ढालना पड़ेगा, नेचर के अनुसार चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना पड़ेगा। विटामिन B का खाना में, विटामिन B12 खाने में प्रचुर मात्रा में सेवन करना पड़ेगा। विटामिन डी के खाना में प्रचुर मात्रा में सेवन करने, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, सुबह का जो धूप होता है, सूर्य का रोशनी है। पहले गाँव के लोग तेल वगैरह लगा के बैठते थे, तो उससे विटामिन डी मिलता था। ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे ब्रेन और कोशिकाएं जो होती है, न्यूरॉन्स डैमेज हो। कैसे डैमेज होता है, आप स्मोकिंग करते हो दिन रात, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज हो सकती है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किस लेवल पे है, तो पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी चीज़ को, जो एल्जाइमर डिजीज का, जो ब्रेन की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने का। हम बार बार करें कि अपने ब्रेन को जवान रखिए। आप 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल हो गए, आप बुढ़ा जाइए, लेकिन ब्रेन को नहीं बुढ़ाने देना है। ब्रेन अगर नहीं बुढ़ा होगा तो मरते दम तक अपना, किसी को हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई हमको पानी ला के दे, हमारा यादाश्त कमजोर हो जाए, हमारा जो भी चीज़ है एल्जाइमर डिजीज का, आप समझिए वह क्या जीवन होगा जब हम अपना अस्तित्व भूल जाएंगे। हमारा नाम क्या है, हमारे बच्चा का नाम क्या है, हमारे परिवार का नाम क्या है, हमारे बाबूजी का नाम क्या है, हमारा घर कहाँ है, वो जिंदगी क्या जिंदगी है कि हम अपना खाना रखा हुआ है तो खाना है कि नहीं खाना है, ब्रश करना है कि नहीं करना है, नहाना है कि नहीं कहना है, कपड़ा कैसे पहनना है, कुछ जानकारी नहीं है। तो यह सब चीज़ है। तो अब इसका मेन कारण क्या है, अव्यवस्थित जीवन शैली। हमारा जो जीवन शैली जो है अव्यवस्थित है, समय पर खाना नहीं खाते हैं, समय पे सोते नहीं हैं, समय पे उठते नहीं हैं, पोषण तत्व की खाना में कमी हो, प्रॉपर डाइट जो होना चाहिए, एक नेचुरल डाइट होता है खाना में, वो नहीं ले पा रहे हैं। परिवार में पहले से किसी को एल्जाइमर डिजीज है, देखिए अगर एल्जाइमर डिजीज है, आप उसका केयर नहीं करते हैं अपने माँ बाप का, तो जरूरी नहीं है कि आपको नहीं होगा, आपको भी हो जाएगा, जेनेटिक है, माई बाप से आएगा। यानी माई बाप का अक्स जो है, माता पिता दादा दादी का अक्स इसमें आएगा, जो आगे अगर आपके घर में किसी को है तो 50% चांस है कि आपको होगा। तो आपको ऐसा बेस तैयार करना पड़ेगा कि आगे आपका लोग भी उस तरह भी, आपका बाल बच्चा, आपका सब लोग देखे तो आपका सेवा करने के लिए उस तरह तैयार रहे, क्योंकि 50% जेनेटिक होता है।
अकेलापन जो होता है आजकल के जीवन में क्या होता है, अकेलापन बहुत बड़ा कारण से है। तो इसका है मानसिक रूप से किसी बीमारी से, पहले से कोई मेंटल बीमारी है, इंसेफ्लाइटिस है, फिर या फिर कोई ऐसा ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का कोई एक्सीडेंटल डैमेज हुआ है, किसी भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, उसमें यह अल्जाइमर डिजीज का संख्या जो है बढ़ने वैसे मरीजों में ज़्यादा हो जाता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, जेनेटिक फैक्टर है, यह सब होता है। और उसमें क्या होता है, मेन इसका सिम्टम कैसे पता चले किसी को अल्जाइमर डिजीज है, तो किसी आदमी का यादाश्त कम हो गया है, यादाश्त उसका धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, कौन चीज़ कहाँ रख रहा है उसको ध्यान नहीं है, प्रारंभिक अवस्था है। बाद की अवस्था में परिवार के किसी सदस्य को नहीं पहचानना, घर के कार्यों में परेशानी, माने घर से जो अपने संबंधित कार्यक्रम है, दैनिक जीवन का कार्य है, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ जगह को हमको याद नहीं है, कहाँ जाना है, कल का प्लान के बारे में याद नहीं है, यह प्लान हम बार बार मिस कर रहे हैं, अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके चाल में बदलाव हो जाता है। सबसे पहले इसको जज कौन करेगा, तो परिवार के लोग, और जहाँ पे काम करता है जो फैमिलियर है, जो फ्रेंड्स है, वो अब जज करेंगे कि अभी बोल रहा है कि बात एक ही चीज़ को रिपीट करेगा, वहाँ पे चलना है, कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है, अच्छा चलना है, फिर कुछ बात चलोगे नहीं, कहाँ चलना है। तो यह सब चीज़ देखने को मिलेगा। अल्जाइमर में क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि रिस्क फैक्टर किसको किसको है, किसको ज़्यादा खतरा है अल्जाइमर्स होने का। तो अभी तक इसका प्रॉपर कॉज नहीं, माने कॉज के बाद वायरल इन्फेक्शन है उसको हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किसी को हार्ट अटैक हुआ है पहले उसको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले किसी को हो सकता है, डायबिटीज़ वाले रोगी को हो सकता है। अब देखिए इसका स्टेज होता है, अल्जाइमर डिजीज का 3 स्टेज होता है, आप समझना पड़ेगा तीनों स्टेज को। आप पता कीजिए कि फर्स्ट स्टेज में ही बीमारी पकड़ा जाए तो क्या होगा कि उस बीमारी को हम 20-15 साल अपने खेतर में रोक सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो माइल्ड होता है, हल्का होता है। उसमें क्या होता है कि मरीज को थोड़ा थोड़ा उसको बात मतलब मेमोरी लॉस होता है, मतलब कि कोई चीज़ कहाँ रख देगा उसको याद नहीं है, और उसको पढ़ने में थोड़ा सा डिफेक्ट महसूस होगा, उसको याद नहीं रहेगा कैसे पढ़ा जाएगा, जो पढ़ाई किया है उसका पढ़ने में रीडिंग में दिक्कत होने लगेगा, लिखने में कभी कभी कुछ याद ही नहीं पड़ेगा क्या लिखना है, पर्सनालिटी चेंजेज हो जाएगा, हमेशा उदास रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो यह सब प्रारंभिक अवस्था फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में आप देखिएगा, सेकंड स्टेज को मॉडरेट स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें ज़्यादा उसका मतलब मानसिक जो है इम्पेयरमेंट मिलेगा, उसको बार बार एक ही चीज़ को याद दिलाना पड़ेगा, कहीं जाएगा तो कुछ भूल जाएगा, पूछेगा देखा हुआ कल चीज़, बोलेगा क्या है यह कैसे है, और उसको क्या होगा कि किसी चीज़ को बार बार पूछना, जैसे कोई चीज़ है उसको रिकॉल करना या फिर आप उसको बार बार पुनरावृत्ति उससे करा रहे हैं। डिसओरिएंटेशन हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न। हुआ क्या करेगा, दिन में सोएगा, रात में उठेगा, रात में उसको नींद नहीं रहेगा, दिन भर सोए रहेगा, चित्त भ्रमण, हेरोनिसियस रहेगा, पर्सनालिटी चेंजेस रहेगा। सीवियर कंडीशन तो इतना हो जाता है जो थर्ड स्टेज में आता है, इसमें मरीज क्या करता है कि उसका सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, वह कुछ भी याद नहीं रख सकता है, अपने आप को नहीं याद है वह क्या है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे लेटरिन करना है, सब चीज़ के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। उसको अपना कपड़ा पहनने का भी कैसे ढकना है, क्या क्या चीज़ ढक के रखना है, कैसे कुछ नहीं जानकारी रहेगा, ब्रेन पूरा डेड हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, पेशाब पैखाना पे कंट्रोल नहीं रहेगा, पेशाब कब करना है, यूरिन कब मिक्चुरेशन करना है, यूरिन यही डायरेक्ट पास आउट कर देगा, पैखाना करने का किसी को कोई सिग्नल नहीं, वैसे ही जहाँ है वैसे ही लेटरिन कर देगा, निकलने में भी तकलीफ हो सकता है, उसके पास निमोनिया का इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो बहुत सारा इसमें पेशेंट जनरली सीरियस कंडीशन में बचता नहीं है। तो आप इसको डायग्नोसिस कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि किसी को यह सब प्रॉब्लम हुआ है। तो डायग्नोसिस करने के लिए आपको कौन कौन सा जांच कराना पड़ेगा, आप इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम ब्लड का जांच कराएंगे तो CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, ESR कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हम बोले कि लीवर के गड़बड़ी के चलते, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चलते तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे। ब्लड शुगर, डायबिटीज़ भी कारण बताए थे तो ब्लड शुगर, फास्टिंग PP 3 महीना का HB1AC कराएंगे। और विटामिन का जांच करेंगे तो विटामिन B शुरुआती अवस्था में पता है, विटामिन B12 और विटामिन D का जांच करा सकते हैं। ऑटो इम्यून टेस्टेड होता है, NMDA ENA करा सकते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, जिसमें अपना ही इम्यूनिटी हमको नुकसान पहुंचने लगता है। इमेजिंग में MRI CT स्कैन कराओगे, PET स्कैन कराओगे तो MRI और CT स्कैन में क्या होगा, ब्रेन की जो नर्व है वह तुमको डिस्ट्रक्टेड मिलेगी। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले कि शुरुआती अवस्था में हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लगा सकते हैं।
और आपको क्या सकते हैं फैमिलियर हिस्ट्री से भी पता लगा सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। आप सभी किसी भी पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं रहने देंगे। खाने में उसको क्या करेंगे, भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे पहला बार जैसे बीमारी डिटेक्ट होता है तो उसको ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, पालक, अनार, नट्स जो है, अखरोट होता है, पिस्ता हो गया है, बादाम हो गया है। इससे ब्रेन मैंने हेल्दी ब्रेन को टॉनिक जो देता है। हरा साग सब्जी, फल मूल ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है। विटामिन B12 का सेवन करना, मछली, मीट, अंडा, विटामिन B12 का भरपूर मात्रा लेना, विटामिन D का प्रचुर मात्रा लेना। तो यह सब जो है, और विशेष स्थिति में जो अंग्रेजी ट्रीटमेंट का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है वो डॉक्टर के देखरेख में होता है। तो उससे आप बीमारी को कुछ दिन तक रोक सकते हो, सीवियर स्टेज में बढ़े देने से रोकने के लिए। अभी क्या है कि आप उसको अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन में आइएगा तो वैसे जो एल्जाइमर डिजीज के पेशेंट है, जिनको भूलने की बीमारी है, जिनको फर्स्ट स्टेज में डेवलप हो रहा है, उनको अश्वगंधा, ब्राह्मी, हल्दी आता है, शंखपुष्पी, गोटा, कोला, नट्स, यह सब ग्रीन वेजिटेबल, संतरा, मौसमी का जूस, अनार, अंडा, इस सब से आपको क्या कर सकते हैं। और पारिवारिक माहौल को अच्छा रख के, उनको अकेला नहीं रखने के लिए, उनको सामाजिक कार्यों में व्यस्त रख के, सोशल एक्टिविटी को बढ़ाकर, योग प्राणायाम से अनुलोम विलोम का भांति अनुलोम विलोम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है एल्जाइमर्स वाले पेशेंट के लिए। तो शुरुआती अवस्था में पहचानें और अपने घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको मतलब कि ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है कि उनको 10-15 साल या बीमारी जो सीरियस स्टेज में लेने वाला है उसको रोक सके। नहीं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें वे खुद को नहीं पहचान पाएंगे, अपने परिवार के किसी मेंबर को नहीं पहचान पाएंगे, तो समझिए वो स्थिति क्या हो सकती है, भयावह हो सकती है। अभी तक पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है, इस पर कितना रिसर्च हो चुका, कोई मेन ट्रीटमेंट नहीं है। शुरुआती अवस्था में पहचान कर आप 10-15 साल रोक सकते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि ऐसे मरीज जो हैं इस तरह का सिम्टम मिल रहा है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उनकी बीमारी को पहचानना है, उनको प्रॉपर डाइट देना है, उनको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, योग एक्सरसाइज कराना है, उनको कल्चरल एक्टिविटी से जोड़ के रखना है, और ताकि वह एक लॉन्ग जीवन जी सके, हंसी खुशी वाले माहौल में रहना है, अकेलापन स्ट्रेस को दूर करना है, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलाना है। तो यह सब करके हम लोग उस पर एल्जाइमर डिजीज के जो भूलने वाली बीमारी वाला है उस पर हम लोग लगाम लगा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक साइलेंट डिमेंटिया होता है जो अगले वीडियो में हम बनाएंगे, जो डिमेंटिया क्या डिजीज होता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।